हेलो दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के तीसरे भाग प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुलर प्लेटू की। पेनिनसुलर प्लेटू की जब हम बात कर रहे हैं तो इसकी जो आकृति है एक मेज की आकृति की तरह है। ठीक है। अब जब हम पेनिनसुलर प्लेटू की बात करेंगे तो इसमें से जो एक बेसिक इसका जो बेस है ये आपकी नर्मदा रिवर बह रही है। ठीक है। नर्मदा रिवर के ये लगभग में इस तरह से नर्मदा रिवर है ये नर्मदा रिवर के नॉर्थ का प्लेटू और साउथ का प्लेटू। ठीक है। जब नर्मदा रिवर की जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या है कि पहले कि ये प्लेटूस बनते कैसे हैं। जब हम प्लेटू की बात करें प्लेटूस बनते कैसे हैं तो प्लेटू के बनने के पीछे जो मेन कारण है वो हमने 7वीं क्लास में पढ़ते हैं। आग्नेय शैल, कायांतरित शैल, अवसादी शैल। ठीक है। जो ये इसकी हम बात करें तो हमने जैसे ये हमने जब लास्ट पहले 7वीं क्लास में हम बात पढ़ते हैं इनसाइड द अर्थ टॉपिक में। तो इनसाइड द अर्थ टॉपिक में हम पढ़ते हैं कि जब पृथ्वी के अंदर, ठीक है, मेटल का जो क्षेत्र होता है वहां पे जो इंटरनल एक्टिविटीज होती हैं और वहां जब लावा वहां से निकल करके जब बाहर आता है, ठीक है, या तो बाहर निकल करके आएगा, ठीक है, या फिर वो अंदर ही ठंडा हो जाएगा। दो एक्टिविटी होती है, या तो लावा बाहर निकल के आ गया या फिर वो अंदर ही ठंडा हो गया है। तो जब लावा बाहर निकल करके आ जाता है तो वो ब्लैक सॉइल का निर्माण करता है। ठीक है। और जब वो लावा अंदर ही ठंडा हो जाता है तो अंदर ही अंदर फिर वो चट्टानों का जिन चट्टानों का निर्माण करता है तो उसे वो जो है रेड एंड येलो सॉइल वहां पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है। तो इन्हीं चट्टानों के निर्माण से या इन्हीं एक्टिविटी से ये पूरे के पूरे क्षेत्र में आपको जो है हम देखते हैं कि प्लेटू क्षेत्र हमारा दिखता है और ये खनिज क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा बाहुल्य होता है। ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि ये हमारे प्लेटूज एरिया की, अब ये प्लेटूज एरिया की हम बात कर रहे हैं तो ये नॉर्थ में इसके ये जितना भी इलाका है ये नॉर्थ का ये सेंट्रल हाईलैंड हम इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल हाईलैंड। अब सेंट्रल हाईलैंड ये वेस्ट में इसके अरावली, उत्तर पश्चिम में इसके ये अरावली रेंज पड़ जाती है। ठीक है। देखिए इसके जो ये आपका सेंट्रल हाईलैंड है ये आपका मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, ठीक है, और ये आपकी अरावली हिल्स और छोटा नागपुर, ठीक, इन सबको मिलाकर के हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड का जो वेस्टर्न साइड है उत्तर पश्चिम का वो अरावली लास्ट पड़ता है, अरावली से, ठीक है। और इसके जब हम नॉर्थ की बात करेंगे तो ये विंध्या पड़ जाता है, विंध्याचल पर्वत, और ये है ये आपका मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये छठ है। तो पूरब में इसके ये छोटा नागपुर पड़ता है। जब और इसके जो है जो इसके बिल्कुल ही सेंट्रल हाईलैंड की जो साउथ की जगह है वो सतपुड़ा पड़ जाती है, सतपुड़ा क्षेत्र। लेकिन जब हम इसके नर्मदा रिवर के साउथ की बात करते हैं तो इसे हम दक्कन का पठार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्कन पठार, डेक्कन प्लेटू जिसे हम, इसकी जो आकृति है वो एक जो है ट्रायंगल की शेप की ये आती है, एक ट्रायंगल शेप में है। ठीक। अब इसके जो वेस्ट में है डेक्कन प्लेटू के बिल्कुल वेस्ट में ये पड़ जाता है फिर वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के बारे में हम जब इसका कोस्टल लाइन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। और इसके जो पूर्वी क्षेत्र में ये पूर्वी घाट यानी ये कोरमंडल कोस्ट, नॉर्दर्न सरकार, ये सब पड़ते हैं। यानी कि इसे जब हम बात करेंगे तो पूर्वी घाट ये इसके पूर्व में पड़ता है। ठीक है। तो डेक्कन प्लेटू जो है हमारा ये बहुत ही मिनरल से भरपूर है। अब देखिए जो हमारा डेक्कन प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू का ये जो ये आपका डेक्कन प्लेटू है इसके वेस्ट में वेस्टर्न घाट है। ठीक है। ये अपनी जगह पे थोड़ा सा इसकी ऊंचाई है, और जबकि जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो इसकी थोड़ी सी वो ढलान की तरफ है। तो यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट में है इसकी जो ऊंचाई है लगभग में 900 मीटर से लेकर के आपके 1600 मीटर तक की इस क्षेत्र में ऊंचाई देखने को मिलेगी। ठीक है। और इसे पार करना है ना जो वेस्टर्न घाट से, अगर हम अरेबियन सी की तरफ जाएंगे या, हाँ,
अरेबियन सी तो इतना पास करने से आसान नहीं, इसीलिए ना यहाँ पे कई सारे दर्रे होते हैं जिनसे ही पास किया जा सकता है। तो उन पास का जो नाम है, जैसे हम बहुत फेमस नाम है थाल घाट, ठीक है, पाल घाट, भोर घाट, ये बहुत फेमस पासेस हैं, यानी कि बहुत ही फेमस ये दर्रे हैं। अब देखिए, जब इसकी ऊंचाई पीछे की तरफ ज्यादा है, यानी वेस्ट घाट पे इसकी ऊंचाई है और पूर्व की तरफ इसका ढलान है, इसीलिए आमतौर पे आप हम देखते हैं कि जितनी भी हमारी नदियां हैं वो ज्यादातर वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही बहती हैं। केवल नर्मदा और जो है ताप्ती, यही दो रिवर हैं जो अरेबियन सी में जाके गिरती हैं, अदरवाइज ज्यादातर जो नदियां हैं वो ईस्ट की तरफ बहती हैं, और नर्मदा के बाद से ही आपका वेस्टर्न घाट चालू हो जाता है। ठीक है, जब हम ये वेस्टर्न घाट की बात करेंगे, ये जो वेस्टर्न घाट की बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई है लगभग में 1600 मीटर तक की आपको यहाँ पे ऊंचाई देखने को कई जगहों पे मिल जाती है, और कई जगह तो इसमें 2500 मीटर, 2600 मीटर ऐसी भी ऊंचाई देखने को मिल जाती है। अब क्या है, यहाँ से जो अरेबियन सी से जो हवाएं उठती हैं, नमी वाली हवाएं यानी पानी वाली आर्द्रता वाली हवाएं, तो इस पहाड़ों जाकर टकरा जाती हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में बारिश बहुत ही ज्यादा देखने को हमें मिलती है वेस्टर्न घाट पे। तो इसे हम पर्वतीय वर्षा भी हम यहाँ पे इसे कहते हैं। और जैसे जैसे हम साउथ की तरफ हम जाएंगे, वेस्टर्न घाट के साउथ में, तो हमें ना इसकी ऊंचाई देखने को मिलेगी जो दक्षिण भारत में सबसे ऊंची जगह है, जैसे आपकी अन्नाई मुड्डी, ये बहुत फेमस है अन्नाई मुड्डी, ठीक है, ऐसे ही आपकी डोडा बेटा हो गई, ठीक, ये आपको दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटियां देखने को मिलेंगी। जब हम अन्नाई मुड्डी की बात करते हैं तो 2695 मीटर की इसकी ऊंचाई है, और डोडा बेटा की अगर हम बात करते हैं, डोडा बेटा, तो इसकी जो हाइट है वो 2633 मीटर की ऊंचाई है। तो ये साउथ के हमें, लेकिन हम जब ईस्ट की बात करते हैं तो महेंद्रगिरी पर्वत, ये सबसे ऊंचा ईस्टर्न का मतलब जो पूर्वी घाट पे जो सबसे ऊंची जगह है वो महेंद्रगिरी पर्वत है, महेंद्रगिरी पर्वत है। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 1500 मीटर की हमें देखने को मिलती है। ये हम जो है, जब हम इसके बाद में इसका जो है ना डेक्कन प्लेटो का ये एक हिस्सा, वो हमें मेघालय के क्षेत्र में भी देखने को मिलता है, मेघालय के क्षेत्र में भी। तो उसमें जो है आपको गोरो खासी की पहाड़ियां, जयंतिया की पहाड़ियां, इस तरह की हमें वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब जो है उत्तर पूर्व में जो पाया जाने वाला जो पठार है उसे हम मेघालय का पठार या कार्बी एंग्लोरा का पठार या उत्तर कचार का पठार के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ये है ना, ये इंटरनल एक्टिविटी की वजह से छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया था, ठीक है, और यहाँ पे आपको गोरो खासी जयंतिया ऐसी आपको पहाड़ी यहाँ देखने को मिल जाती हैं। अब साउथ की हमने ये बात कर ली पठार की, साउथ में जो ये हमने डोडा बेटा इन सब की बात करी, यहाँ पे जो ये है ना हमारी नीलगिरी की जो है पहाड़ियां देखने को मिलती है। ये ऊटी बहुत ही सुंदर जगह है साउथ की। साउथ में बेसिकली सर्दी थोड़ी बहुत नहीं पड़ती है, वरना गर्मी साउथ में सर्दी नहीं पड़ती है, लेकिन इनकी हाइट बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे सर्दी देखने को मिलती है। ऊटी जैसा बहुत सुंदर क्षेत्र भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इस क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो आपको 3 तरीके की मिट्टियां देखने को मिलेंगी, यानी सॉइल्स देखने को मिलेगी। ज्यादातर इलाके में आपको काली मृदा देखने को मिलेगी हमें, ठीक है, या आपकी लाल और पीली, ठीक है। तो ये जो मृदा हम बात करते हैं कि ये हमें रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलेगी। और तीसरी हमें अगर बात करते हैं तो ये हमें लेटराइट, तीसरी सॉइल हम तो लेटराइट मृदा भी हमें देखने को मिलती है। अब देखिए, काली मृदा का जो निर्माण हुआ है वो जब ज्वालामुखी या फटकर जब ये जमीन पे बहने लगता है तो उससे जो मृदा का निर्माण होगा वो काली मृदा का निर्माण होगा। खासकर आपका ये महाराष्ट्र गुजरात का बहुत सारा क्षेत्र पड़ जाता है,
थोड़ा बहुत जो है आपका राजस्थान का भी है, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी देखने को मिलती है। लेकिन ज्यादातर जगहों पे रेड एंड येलो और ये सॉइल देखने को आपको मिलेगी। एक खास बात यह है कि ज्यादातर तीनों सॉइलें हैं ना आपको एक जगह देखने को मिलेंगे। रेड एंड येलो जो होगी सॉइल, वो जब जो है हमारी जो शेल्स है, जो आग्नेय शेल है, वो लावा बन के बाहर नहीं निकल पाते, अंदर ही अंदर ठंडी हो जाती है, तो लाल मृदा का निर्माण कर देती है। ठीक है, उन जगहों पे जहां पे लाल रेड सॉइल यहाँ पाई जाती है, लेकिन जहां पे 200 सेंटीमीटर या उसके आसपास की जब बारिश देखने को मिलती है ना, तो उससे क्या कलर उसका थोड़ा सा रेड एंड येलो सॉइल का फेड सा हो जाएगा, और वो लेटराइट सॉइल कहलाती है। ये काजू वगैरह के लिए बहुत फेमस होती है। रेड एंड येलो सॉइल में आपके मिनरल्स बहुत निकलते हैं, और ब्लैक सॉइल में आपको कपास की खेती देखने को मिलती है। तो इतना ही हम इस टॉपिक में इतनी ही बात करते हैं। आगे का जो भाग होगा हमारा, वो हमारा कोस्टल लाइन पे होगा। ठीक है।